गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए सभी बच्चे जल्दी से क्लास ज्वाइन कीजिए। आइए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों। आज के क्लास का जो बेसिक डिस्कशन का मुद्दा है वो है इनकम टैक्स रेट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स रेट के बारे में। गुड, चलो सभी बच्चे कॉपी पेन निकालिए। इनकम टैक्स रेट। सर एक बात बताइए, ये जो इनकम है इसको क्या दो कैटेगरी में रखा गया है? हाँ बच्चों बिल्कुल, इनकम को दो कैटेगरी में इनकम टैक्स में रखा है बच्चों। एक नॉर्मल इनकम, कुछ इनकम जिसको नॉर्मल ट्रीट किया जाता है, और कुछ इनकम को स्पेशल ट्रीट किया जाता है। ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों जो नॉर्मल इनकम होता है, जिसे हम नॉर्मल इनकम की कैटेगरी में रखा गया है, उस पर स्लैब रेट अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? स्लैब रेट। ध्यान से सुनना। आप सोच रहे होगे ना कि सर नॉर्मल इनकम क्या है, स्पेशल इनकम क्या है? वेट कीजिए, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो इनकम को बेसिकली दो कैरेक्टर दिया गया है बच्चों, नॉर्मल और स्पेशल। जो नॉर्मल इनकम है उस पर स्लैब रेट अप्लाई किया गया है, और जो स्पेशल इनकम है उस पर स्पेशल रेट अप्लाई किया गया है। क्या अप्लाई किया गया है? उस पर स्पेशल रेट ऑफ इनकम टैक्स अप्लाई किया गया है। अब स्पेशल इनकम के कैटेगरी में कौन कौन है, हम लोग उस पर बात करेंगे। अब यहां एक और प्रॉब्लम है बच्चों। अब ये स्लैब रेट भी ना दो कैटेगरी में है, न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम। चलिए, न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम। और दूसरी सबसे बड़ी बात बच्चों कि ये जो स्लैब रेट है इसे भी बाइफरकेट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बाइफरकेट कर दिया गया है। इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए अलग रखा गया है, और पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के लिए अलग रखा गया है। अरे सर ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सही है सर, ये बड़ा अजीब बात है। पहले तो आपने कहा कि इनकम टैक्स ने टैक्स के पर्पस के लिए इनकम को दो कैटेगरी में रखा है, एक को हम नॉर्मल इनकम कह देते हैं और एक को स्पेशल। स्पेशल के लिए स्पेशल रेट है और नॉर्मल इनकम के लिए स्लैब रेट है। फिर आपने कहा कि स्लैब रेट भी दो तरीके का है, ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम। ओल्ड रेजिम जो पुराना वाला स्लैब रेट चला रहा है, और एक न्यू रेजिम है। अच्छा सर दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? हाँ दोनों में बहुत डिफरेंस है, हम लोग उस पर बात करेंगे। सर फिर आपने कहा कि स्लैब रेट को भी दो कैटेगरी में रखा गया है, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के लिए अलग, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी और बीवाई के लिए अलग। अच्छा फिर इंडिविजुअल को भी बच्चों दो कैटेगरी में कर दिया गया है, सॉरी तीन कैटेगरी में, अकॉर्डिंग टू एज। किसके अकॉर्डिंगली? एज के अकॉर्डिंगली, एज के अकॉर्डिंगली। ओके चलो, तो अब हम लोग देखेंगे कि सर एज के अकॉर्डिंगली किस तरीके से बाइफरकेट किया गया है। मैं एक बात बताता हूं बच्चों, एज के अकॉर्डिंगली बाइफरकेट करने का तीन तरीका है। अगर जो 60 इयर्स से कम के होंगे, 60 साल से कम के होंगे, उनके लिए अलग रूल। जो इंडिविजुअल 60 इयर्स या उससे ज्यादा होंगे और 80 इयर्स से कम होंगे, उनके लिए अलग रूल, और जो 80 इयर्स से अबव हैं उनके लिए अलग रूल। तो क्या हम लोग डिस्कशन शुरू करें? ओके वेरी गुड। आइए देखिए, तो मैं आपको ओल्ड रेजिम बता रहा हूं, स्क्रीन पर विजिबल है। हम लोग क्या भी डिस्कशन करने जा रहे हैं? ओल्ड रेजिम। ठीक है। अच्छा सर ये ओल्ड रेजिम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पुराना अमेंडमेंट है। हाँ बच्चों, ये ओल्ड रेजिम हम तब की बात कर रहे हैं जो अमेंड किया गया फाइनेंस एक्ट 2022 के अकॉर्डिंग।
अब देखिए, तो अभी जस्ट मैंने आपको कहा कि जितने भी पर्सन हैं, टोटल कितने पर्सन होते हैं बच्चों? 7। मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन क्लास में 7 तरह के पर्सन होते हैं। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP एंड पार्टनरशिप फर्म एंड अ कंपनी। तो बच्चों इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP, पहले आप इनके लिए ध्यान से सुनिएगा। इन सभी के लिए एक कॉमन रूल बनाया गया है, लेकिन इंडिविजुअल की कैटेगरी सुनिएगा। देखिए, पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाए थोड़ा सा। देखिए, स्लैबरेट के रिगार्डिंग इंडिविजुअल को बहुत अलग तरीके से बाइफरकेट किया गया है। पहली बात कि सर जो इंडिविजुअल है उसको 2 कैटेगरी में रखा गया है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट को 3 पार्ट में रखा गया है बच्चों, एज वाइज, अकॉर्डिंग टू एज। 60 साल वाले लोग, 60 से अबव और 80 से अबव वाले लोग। लेकिन जो नॉन रेसिडेंट होते हैं उनको इसी कैटेगरी में रख दिया जाता है, 60 वाला। ठीक है, देखिए तो स्लैबरेट सुनिएगा, कहता है कि जो टैक्स है वो अप्लाई किस पर होगा? टोटल इनकम पर। टैक्स किस पर अप्लाई होता है हमेशा? टोटल इनकम पर। गुड, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। टैक्स हमेशा अप्लाई टोटल इनकम पे होता है, जिसे हम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी कहते हैं। ओके, देखिए बच्चों, जितने भी इंडिविजुअल हैं, HUF है, AOP है, BOI है, AJP है और एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, लेकिन इंडिविजुअल में आप सिर्फ उसी इंडिविजुअल को लेना, उसी इंडिविजुअल को कंसिडर करना जो 60 ईयर के से कम के हैं, बिलो 60 इयर्स। लेकिन वो जो 60 साल वाले बंदे हैं, 60 ईयर से कम वाले हैं, वो रेसिडेंट होने चाहिए। सर, नॉन रेसिडेंट को इसमें क्यों रखा गया है? क्या नॉन रेसिडेंट के लिए कोई एज वाला क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होता? बिल्कुल नहीं बच्चों। आई रिपीट, ध्यान से सुनिए, जो नॉन रेसिडेंट होते हैं बच्चों, इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंगली, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो स्लैबरेट प्रोवाइड किया है, उनको किसी भी एज में बाइफरकेट नहीं किया है। चाहे वो नॉन रेसिडेंट 30 इयर्स के हो, 50 इयर्स के हो, 80 इयर्स के हो, 60 इयर्स के हो, 90 इयर्स के हो, वो किसी भी एज के हो, उनके लिए पहला वाला फर्स्ट स्लैबरेट अप्लाई होता है। प्लीज इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। तो सर, ये जो बार बार आप एज को बता रहे हैं कि एज को 3 पार्ट में बाइफरकेट किया गया है इंडिविजुअल के लिए, वो सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। हाँ जी बच्चों, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए। अब आप सोच रहे होंगे ना, सर रेसिडेंट इंडिविजुअल कौन है? पेशेंस रखो, हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में, जिसके बाद हम लोग अपना यूनिट स्टार्ट करेंगे, वहां इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा चलो, तो पहला रूल कहता है अप टू 2,50,000, 2.5 लाख रुपए तक हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है। टैक्स क्या हो जाएगा? नील। उसके बाद बच्चों 2.5 लाख से ऊपर, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5% टैक्स लगेगा। बच्चों आप सोचो ना, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच कितना अमाउंट आता है? 2.5 लाख। 2.5 लाख का 5% कितना होगा? 12,500। आप दिमाग में सेट कर लेना ताकि कैलकुलेशन आपको इजी हो जाए। फिर इनकम टैक्स कहता है 5 लाख से ऊपर जाने पे, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक कितना टैक्स लगेगा? 20%। और 10 लाख से ऊपर कितना परसेंट? 30%। कोई दिक्कत? अच्छा सर, एक बात बताइए, HUF के लिए कोई एज वाला कंडीशन नहीं है? बिल्कुल नहीं। AOP के लिए बिल्कुल नहीं, BOI के लिए
बिल्कुल नहीं। एजेपी के लिए बिल्कुल नहीं। तो सर इसका ये मतलब हुआ कि एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी के लिए सिर्फ एक ही रूल है, ये पहला वाला ए जो आप ये पढ़ा रहे हैं हम लोगों को, कंडीशन ए, बस यही होगा। हाँ बच्चों बिल्कुल, ये सिर्फ फर्स्ट वाला जो रूल है वो एप्लीकेबल है। गॉट द पॉइंट, सिर्फ फर्स्ट वाला रूल। लेकिन सर इंडिविजुअल में हमें देखना होगा। हाँ क्या देखना होगा शशांक? वैसा इंडिविजुअल जो रेसिडेंट हो और 60 ईयर से बिलो हो, 60 साल से कम का हो, उसके लिए ये रूल है। क्या आपके दिमाग में सेट हो गया? अच्छा एक जवाब देना मुझे, अगर कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट है, ओके, नॉन रेसिडेंट है, और वो नॉन रेसिडेंट किसी भी एज का हो, 80 ईयर्स का हो, 90 ईयर्स का हो, उसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करोगे? फर्स्ट वाला। पक्का? दिमाग में सेट हो गया? हाँ जी, कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो बच्चों होप सो ये आपको क्लियर होगा। बच्चों प्लीज दिमाग में सेट कर लीजिए, हम लोग ओल्ड टैक्स रिजिम पढ़ रहे हैं, हम लोग पुराने लॉ को पढ़ रहे हैं, और ये जो इनकम टैक्स का रेट है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अमेंड एक्ट में 2022 के अकॉर्डिंगली मिला हुआ है। चलो अब आते हैं वैसे इंडिविजुअल पर जो 60 साल के हैं और 60 साल से ज्यादा है। बच्चों अप टू 60 इयर्स या मोर देन 60 इयर्स बट लेस देन 80 इयर्स। अच्छा सर ये जो बी सिचुएशन आप बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो हम लोग बी सिचुएशन पढ़ रहे हैं इसमें किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सिर्फ इंडिविजुअल। सर आपने एओपी, एचयूएफ, बीओआई क्यों नहीं बताया? मैंने आपको कहा ना कि एचयूएफ के लिए, एओपी के लिए, बीओआई के लिए और एजेपी के लिए सिर्फ एक रूल था जो मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया। लेकिन वैसा इंडिविजुअल जो रेसिडेंट होगा, अच्छा नॉन रेसिडेंट के लिए रूल नहीं है बच्चों, बस किसके लिए रूल है? रेसिडेंट। किसके लिए रूल है? रेसिडेंट। तो वैसा इंडिविजुअल जो रेसिडेंट है अगर वो 60 साल का है, पता है बच्चों 60 साल के पर्सन को सीनियर सिटीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीनियर सिटीजन। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, 60 इयर्स ऑफ एज का है या 60 इयर्स से अबव है और 80 इयर्स से कम का है, तो उनके लिए ये रूल है। अब मैं बोलूं रूल, सुनो। तो टैक्स हमेशा किस पर लगेगा? टोटल इनकम पर। चलिए ध्यान से देखिएगा, टैक्स हमेशा हमें किस पर देना है? तो टोटल इनकम पर देना है। देखिए मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। अप टू 3 लाख, 3 लाख के टोटल इनकम पर 1 रुपया भी टैक्स हमें नहीं देना है। बच्चे क्या हमें टैक्स पे करना है? नो। अप टू 3 लाख नो। लेकिन 3 लाख से ऊपर 3 लाख 1 रुपीज से लेकर 5 लाख तक हमें कितना परसेंट टैक्स पे करना है? 5%। 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख तक कितना परसेंट? 20%। और 10 लाख से ऊपर हमने अगर कुछ अर्न किया है उस पर कितना लगेगा? 30%। तो यहां तक बोलिए, कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए हम लोग चले आगे। अच्छा शशांक अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक पर्सन नॉन रेसिडेंट है और 75 इयर्स ऑफ एज का है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, नॉन रेसिडेंट है और वो 75 साल का है, तो क्या ये रूल उसके लिए एप्लीकेबल होगा? नो सर, ये रूल सिर्फ वैसे इंडिविजुअल के लिए है जो रेसिडेंट हो। अगर वो नॉन रेसिडेंट होते तो जो पहला वाला रूल मैंने आपको पढ़ाया, रूल ए, देखो स्क्रीन पे वापस ला रहा हूं, रूल ए सिर्फ वो एप्लीकेबल है। ऑल क्लियर? आगे चले। चलो 2 रूल आपने पढ़ा, अब तीसरा रूल ध्यान से सुनिएगा। चलो शुरू करें, आ जाओ। अगर बच्चे कोई रेसिडेंट है और इंडिविजुअल है और इत्तेफाक से वो 80 साल या 80 साल से ज्यादा है,
क्या है 80 इयर्स या 80 इयर्स से ज्यादा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, मतलब जिस ईयर में वो इनकम कमा रहा है उस ईयर की बात हो रही है। उस ईयर में अगर वो 80 साल का है या 80 साल से ज्यादा का है तो उसके लिए क्या रूल बनाया गया है, अप टू 5 लाख, 5 लाख रुपए तक उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख 1 रुपए से लेकर मतलब 5 लाख से 10 लाख तक कितना टैक्स लगेगा, 20% लगेगा। कितना टैक्स लगेगा, 20% लगेगा। और 10 लाख से ऊपर कितना टैक्स लगेगा, 30% टैक्स लगेगा। बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो एक बात बताओ शशांक मुझे, क्या आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट बस ये बेसिक टैक्स लेकर हमें छोड़ देगी? बिल्कुल नहीं। अभी कहां मन भरा है गवर्नमेंट का, हेल्थ एंड एजुकेशन से बात की है। और खुदा ना खास्ता अगर तुमने एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा कमा लिया तो तुम्हें उस पर भी टैक्स देना होगा, जिसे हम सरचार्ज कहते हैं। तो ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां तक क्लियर है? चलो तो एक बार देखो हमने क्या क्या आपको बताया, किनके बारे में, टैक्स रेट के बारे में बताया। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो हमने आपसे डिस्कशन किया, आपने नोटिस किया? टैक्स रेट कौन प्रोवाइड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली आता है। ओके अच्छा, इंडिविजुअल, वैसा इंडिविजुअल जो 60 ईयर से बिलो है ना, और नॉन रेसिडेंट के लिए, एचयूएफ के लिए, बीओआई के लिए, एजेपी के लिए और एओपी के लिए, इन सब के लिए रूल क्या था? सेम, है ना। वैसा इंडिविजुअल जो रेसिडेंट है और 60 साल से कम का है, वैसा इंडिविजुअल जो नॉन रेसिडेंट का है, किसी भी एज से हो फर्क नहीं पड़ता, एचयूएफ, बीओआई, एजेपी, एओपी, सबके लिए क्या है? सेम रूल है। गॉट द पॉइंट? आ जाओ तो एक बार मैं आपको ओल्ड रिजिम को फिर से रिपीट कर दूं एक बार। चलो ठीक है, फिर देखो सबसे पहली बात, दिमाग में इस बात को सेट करो, हम लोग कौन सा रेट पढ़ रहे हैं? ओल्ड रिजिम। सर एक बात बताइए, ये जो आप अभी हमें बता रहे हैं क्या ये नॉर्मल इनकम पर लगेगा? हाँ बच्चों, स्लैब रेट हमेशा नॉर्मल इनकम पर लगता है। क्या बात कर रहे हैं सर, सच में? हाँ तुमको पढ़ाई में मन नहीं लगता है? चलो, तो स्लैब रेट हमेशा किस पर अप्लाई होता है? नॉर्मल इनकम पर। अच्छा सर, स्पेशल इनकम के बारे में अभी तक आपने नहीं बताया शायद। नहीं, अभी वो बाकी है, मैं आपसे आगे डिस्कशन करूंगा। सर ये ओल्ड रिजिम हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अभी तक न्यू रिजिम नहीं पढ़ा? नहीं, अभी सिर्फ ओल्ड पढ़ रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, ए नंबर पॉइंट को देखो स्क्रीन पर, सभी बच्चे प्लीज देखिए। ए पॉइंट में जो येलो कलर से हाईलाइट है, कहता है फॉर इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ है, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जितने भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हैं, और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, इन सभी के लिए एक रूल बनाया गया है। ओके, लेकिन यहां पर एक क्लॉज है, छोटा सा कंडीशन है, प्लीज पेशेंस के साथ सुनिए। वो कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूं। वो कंडीशन ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट है, ध्यान से सुनिएगा, रेसिडेंट है और 60 साल से कम का है, मतलब उसकी जो उम्र है वो 60 ईयर से कम का है, चाहे और या वो नॉन रेसिडेंट हो। तो सर नॉन रेसिडेंट के लिए कोई एज नहीं है? नहीं बच्चों, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, नॉन रेसिडेंट किसी भी एज का हो, एक इंडिविजुअल हो और वो नॉन रेसिडेंट हो, वो किसी भी एज का हो, उसके लिए फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए ये पहला वाला ही रूल है। ओके, सॉरी, 2.5 लाख रुपए तक 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके ऊपर बच्चों
2,50,000 के जब आप अबव जाओगे, वहां से लेकर 5 लाख तक हमें 5% टैक्स पे करना है। कितना पे करना है? 5%, ओनली 5%। 5 लाख से अबव, 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक हमें कितना टैक्स पे करना है? 20%। और 10 लाख से अबव हमें क्या टैक्स पे करना है? 30%। सर, ये जो आप इतना बता रहे हैं, इसका कोई तरीका होगा ना, इसका कोई फॉर्मेट होगा ना? हाँ है। इनकम टैक्स लॉ ने प्रॉपर हमें फॉर्मेट दिया है, हम लोग उस पर बात करेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे। अभी आप मोटा मोटी पहले इतना समझ लो। चलो अब रूल बी पर आ जाओ। ध्यान से सुनो। रूल बी में कौन आ रहा है? इंडिविजुअल। सर, एचयूएफ, एओपी, बीओआई कहां गया? बच्चों, उसके लिए सिर्फ एक ही रूल होता है बाबा, वो बता दिया हमने आपको। चले आ जाओ। वैसा इंडिविजुअल जो रेसिडेंट है, क्या है? रेसिडेंट। बार बार रिपीट करो, रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट की बात नहीं हो रही है, रेसिडेंट है और उसका उम्र, उसका एज या तो 60 इयर्स का है। आप जानते होंगे बच्चों, 60 साल के जो लोग होते हैं उन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में सीनियर सिटीजन लिख दे, आप समझ जाना वो 60 इयर्स एज के पर्सन है। ओके, 60 साल या उससे ज्यादा, लेकिन 80 साल से कम के होंगे। चलो, तो उनके लिए रूल क्या है? 3 लाख रुपए तक उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से ऊपर और 5 लाख तक, ध्यान से सुनना, 3 लाख से ऊपर और 5 लाख रुपए तक। बच्चों, इस बीच में कितना हो गया? 2 लाख रुपए। 3 लाख और 5 लाख के बीच 2 लाख होता है ना डिफरेंस। कितना टैक्स लगेगा? 5%। आप स्क्रीन पर देखते जाओ, एक एक चीज लिखा हुआ है। 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख तक कितना टैक्स हमें देना है? 20%। और उसके अबव 30%। आप नोट डाउन कर लो प्लीज। ये केस बी हो गया। चलो, हम फॉर्मेट पर भी बात करेंगे, थोड़ा धैर्य रखना आप। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं किस चीज पर? तो फिर से इंडिविजुअल पर। और इंडिविजुअल कैसा? तो रेसिडेंट। क्या सर, आप बार बार नॉन रेसिडेंट को छोड़ देते हैं? अरे बाबा, नॉन रेसिडेंट के लिए रूल नहीं ना है, तो फिर क्यों इसको लाते हो? चलो ध्यान से देखो, अब सुनना। वैसे इंडिविजुअल जो कि रेसिडेंट हैं, 80 इयर्स, 80 साल या 80 साल से ज्यादा के हों, उनको सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। अगर कभी क्वेश्चन में ये लिख दे सुपर सीनियर सिटीजन, तो तुम अपना दिमाग का बत्ती जलाना और ये सोचना कि ये लोग क्या है? तो सुपर सीनियर सिटीजन है। इनके लिए रूल सुनो बच्चों, 5 लाख तक इन्हें 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना। बच्चों, इमेजिन करो कितने ऐसे लोग हैं जो 80 साल से ऊपर के होंगे और वो कमाते होंगे। इस उम्र में तो आदमी बेड पकड़ता है, आराम करता है, या तो कुछ लोगों का रिजर्वेशन कंफर्म भी हो जाता है। खैर, चलो लॉ है तो पढ़ना पड़ेगा। 5 लाख रुपए तक एक भी टैक्स नहीं देना है हमें। 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख तक 20% लगेगा। अच्छा बच्चों, आप खेल देख रहे हो इनकम टैक्स का? इनडायरेक्टली तो बात वैसे ही हो गया। पूछो कैसे? 5% वाला रूल इनसे छीन लिया गया है। आप नोटिस करो, इससे पहले दोनों लोगों के लिए नील 5, 20, 30, नील 5%, 20%, 30%, इनका 5% उड़ा दिया गया। ये था दिमाग इनकम टैक्स का। इन्होंने डायरेक्ट क्या कर दिया? कहा 20%। 5 लाख से ऊपर अर्न करोगे 20%, और जैसे ही 10 लाख से ऊपर हो जाएगा, 10 लाख से ऊपर जब हम कमाएंगे तो 30%। लेकिन सवाल ये है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर ये तो हम रूल समझ गए, लेकिन कैसे निकालेंगे, जरा बता दीजिए। बात करेंगे, रिलैक्स रहो, दिमाग शांत करो, हम लोग इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है, आपको लगता है हमारी गवर्नमेंट का मन इतना से भरता होगा? आंसर इज नो। वो पूरा टैक्स लेने के बाद एक और आपसे एडिशनल टैक्स लेगा, जिसे हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कहते हैं। बच्चों, एक बात मैं आपको बताऊं, नॉर्मल टैक्स में और सेस में क्या डिफरेंस है? जो सेस का टैक्स होता है वो उसका पर्पस स्पेशल होता है। देखिए, इनकम टैक्स के पैसे जो होते हैं वो कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन जो सेस का पैसा होता है, जो सेस से कलेक्शन आती है, उसका जो यूज है वो एकदम स्पेसिफिक है। कहने का मतलब कि ये पैसे सिर्फ
शिक्षा में और स्वास्थ्य में ही इस्तेमाल किए जाएंगे, और अगर ये पैसा बचा रह जाए तो किसी और इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता। यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल टैक्स के पैसों के बीच और सेस के बीच। जो सेस का अमाउंट होता है ना, इसीलिए इसको हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स नहीं कहते, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कहते हैं, बिकॉज दिस अमाउंट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस ओनली। होप सो ये आपको पहले से भी पता होगा, खैर कोई बात नहीं, मैंने रिपीट कर दिया। आगे चले, चलो अब तुम ये सोचोगे सर इतना भाषण दे दिए, इतना बक बक कर दिए, अब फॉर्मेट बताइए। फॉर्मेट नहीं बताइएगा तो लिखेंगे कहाँ, है ना जी। चलो, और स्पेशल इनकम भी नहीं बताया है आपने, बताएंगे बाबा, रुको रुको थोड़ा सा रुको, धैर्य से। चलो चलते हैं तब। हाँ सर बिल्कुल बता दीजिए। सर स्पेशल इनकम की अपनी कोई कैटेगरी है? हाँ, स्पेशल इनकम की अपनी कोई कैटेगरी है। सर उसका कुछ नाम होगा? हाँ बिल्कुल है। चलो ध्यान से सुनो। हाँ सर कोई फॉर्मेट है? हाँ जी बिल्कुल फॉर्मेट भी है। सर ये बताइए, अभी जब आप ये टैक्स का रेट बता रहे थे, आप जब टैक्स का रेट बता रहे थे तो आप बार बार कह रहे थे कि टैक्स किस पर लगेगा? किस पर लगेगा? टोटल इनकम पर। हाँ बिल्कुल। सर इसी को हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इनकम। ओके सर, इसी को हम कहते हैं नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। सर एक बात बताइए, टोटल इनकम निकालने का कोई तरीका है क्या? हाँ सर, क्या टोटल इनकम को किसी इनकम टैक्स के सेक्शन में बताया गया है क्या? हाँ, मैंने आपको क्लास में बताया है बच्चों, ये एक एक चीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बताया है, बट कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं याद है तो फिर से पढ़ लेते हैं। आइए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पर आते हैं। तो बच्चों टोटल इनकम का सर कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 245। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 में बताया गया है, सबसे पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। जो भी इनकम हो आप उसको लिख लो। ओके, इनकम फ्रॉम सैलरी पहला। दूसरा हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीजीबीपी। वेरी गुड। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा, ये 5 हेड्स को हम लोग एक जगह लिख देते हैं। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जब हम इस पांचों हेड को जोड़ते हैं, वी गेट द वैल्यू ऑफ वी गेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम नोन एज जीटीआई। ये क्या है? जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जीटीआई से फिर हम लोग क्या लेस करेंगे? डिडक्शन। सेक्शन 80C से लेकर 80U तक लेस कर देंगे, इसे डिडक्शन। एक बात और आपको बताएं, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि डिडक्शन किस चैप्टर में है? 6A। इनकम टैक्स का जो एक्ट है ना, वहां जिस चैप्टर पे वो लिखा हुआ है वो चैप्टर 6A है, लेकिन नॉर्मली हम लोग स्टूडेंट्स को कहते हैं डिडक्शन सेक्शन 80C से 80U। बच्चा ये समझ जाता है, लेकिन अगर कभी इंटरव्यू में या एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में आपसे कोई पूछ दे कि डिडक्शन किस चैप्टर में है इनकम टैक्स एक्ट के, तो 6A। ओके, होप सो। बच्चों सभी लोग वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और इतना नोट डाउन कीजिए कि टोटल इनकम इस तरीके से कैलकुलेट होगा। सर एक बात बताइए, आप ये फॉर्मेट बता दिए, क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बताइएगा? हाँ बताएंगे ना, कैसे सीखोगे? हमको पता है ना तुम लोग अभी चूजा हो। क्या हो? अभी चूजा। अभी तुम लोग को कुछ भी नहीं आता है, तो हम कैलकुलेशन सिखाएंगे तुम लोग को, समझ गए? चलो, और अगर ठीक से नहीं पढ़ोगे तो फिर हमको वेब सीरीज का डायलॉग याद आ जाएगा, इसलिए तुम लोग लिखते रहो। ओके, चले लिख लो, नोट डाउन कर लो। चलो यहां तक वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो। तो देखिए, हम लोग टोटल इनकम तो कंप्यूट कर लिए बच्चे लोग, टोटल इनकम तो आराम से हम लोगों ने कंप्यूटेशन कर लिया। अब देखिए, अब यहां क्वेश्चन ये आता है कि सर
क्या टोटल इनकम क्या टैक्स कैलकुलेशन का अपना कोई फॉर्मेट है? हाँ जी, बिल्कुल फॉर्मेट है। आइए तो हम लोग फॉर्मेट पर भी बात करते हैं। अब दो बातें समझिएगा बच्चों। कभी कभी देखिए, ये जो टोटल इनकम होता है, ये जो टोटल इनकम होता है, ये विदाउट एग्रीकल्चरल है, मतलब इसमें कोई भी एग्रीकल्चरल इनकम इन्वॉल्व नहीं है या इंक्लूड नहीं है। विदाउट एग्रीकल्चरल इनकम, इसमें कोई एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। और कभी कभी ये जो टोटल इनकम होता है, इसमें एग्रीकल्चरल इनकम भी होता है, विथ एग्रीकल्चरल इनकम। चलो लिखो, हंसो नहीं तुम लोग बदमाश बच्चे। विथ एग्रीकल्चरल इनकम। सर एक बात बताइए, एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जम्प्ट हो जाता है ना? आपने पढ़ाया था कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट हो जाता है। हाँ बच्चों, आई एग्री, मैं मानता हूं कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट हो जाता है, लेकिन जब मैं आपको एग्रीकल्चरल इनकम पढ़ा रहा था, बता रहा था, तो उस समय मैंने आपको यह बताया था कि पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेशन होगा, सेलेक्टेड लोगों पर ये अप्लाई होगा और पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेशन होगा। बताया था मैंने? हाँ जी, मैंने आपको ये बात बताया था। मैंने क्या बताया था कि अगर किसी इंडिविजुअल का इनकम, ऐसे आपको अगर नहीं याद है ना बच्चों, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, मैंने एग्रीकल्चरल इनकम का नोट्स बना के दिया है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे मैं रिपीट कर देता हूं, अगर किसी 5 एसएससी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी, अगर इनका इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा हो और एग्रीकल्चरल इनकम 5000 से ज्यादा हो, तो पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेशन होगी। सर ये क्या मामला है? ये कोई नया नाटक है क्या? नहीं बच्चों, एक्चुअली घुमाकर टैक्स लगाने के प्रोसेस को हम पार्शियल इंटीग्रेशन कहते हैं, और इसका डिटेल मैंने एग्रीकल्चरल इनकम के टॉपिक में बताया है और वीडियो भी अपलोड कर दिया है, आप देख लेना एक बार, क्लियर हो जाएगा। अब देखो तो जरा फॉर्मेट समझते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी इंडिविजुअल के लिए, एक विदाउट एग्रीकल्चरल इनकम। ओके, विदाउट एग्रीकल्चरल इनकम। देखो मैंने साफ साफ लिख दिया है कि हम लोग अभी किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? इंडिविजुअल, क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चन आपसे ज्यादा डिस्कशन करेंगे वो इंडिविजुअल का करेंगे। तो सबसे पहले टोटल इनकम हम लिखेंगे। अच्छा, ये कौन सा टोटल इनकम है जिसमें एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है? मतलब सर क्या एसएससी का कोई एग्रीकल्चरल इनकम नहीं हुआ? नहीं बच्चों, एसएससी का कोई भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं हुआ। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, तुम टैक्स कैलकुलेट कर लोगे। किस पर? स्पेशल इनकम पर। सर स्पेशल इनकम में कौन कौन आएंगे? एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेक्शन 11A। ए छूट गया है, एक मिनट में लिख दो, 11A। कैजुअल इनकम, सर ये कैजुअल इनकम वही है जो आपने पहले बताया था, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम्स, ये वही है? हाँ बच्चे, बिल्कुल। अब आप सोच रहे होंगे सर ये एलटीसीजी, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सब क्या है? देखिए बच्चों, हम लोग बात करेंगे इस पर डिटेल में, लेकिन इसका एक अपना स्पेसिफिक टॉपिक है, समझ रहे हो? कैपिटल गेन हम लोग 4th हेड ऑफ इनकम जब पढ़ेंगे वहां समझेंगे, लेकिन अभी आप पैनिक मत हो, थोड़ा सा रिलैक्स रहो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ओके, मैं आपको एक बार स्पेसिफिकली बता रहा हूं अलग से भी। तो जितना भी स्पेशल इनकम होगा आप उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा, कितना परसेंट करोगे, कितना परसेंट नहीं करोगे, उस पर भी हम बात करते हैं। पहले रिलैक्स होकर आप इतना समझो। तो जब आप स्पेशल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट कर लोगे, अच्छा सर ऐसा क्यों है, इनकम को अलग क्यों किया गया? नॉर्मल सी बात है ना बच्चे, जब इनकम स्पेशल है तो टैक्स भी तो स्पेशल होगा। रोज रोज नहीं आता ना, कभी कभी आता है। जैसे आपके घर पे मेहमान आ रहे होते हैं तो आप उनके स्पेशल
स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। सेम लाइक दैट इनकम टैक्स कहता है कि देखो भाई ये स्पेशल इनकम है, इसका स्पेशल स्वागत करो, इस पर स्पेशल टैक्स लगाओ। सर आप टैक्स रेट नहीं बताइएगा? हाँ मैं बता रहा हूं, रिलैक्स रखो, मैं बता रहा हूं। उसके बाद जो भी, जैसे एक एग्जांपल लो बच्चों, मान लो 10 लाख रुपीस टोटल इनकम था, ठीक है, 10 लाख रुपीस। इस इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंक्लूड है 1 लाख रुपीस, हमने अलग कर दिया। 50,000 कैजुअल इनकम है, वो भी अलग कर दिया, टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अब कितना किया मैं बता रहा हूं, थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो। और एसटीसीजी सेक्शन 11A, मान लो ये भी 50,000 था, इस पर भी मैंने टैक्स अलग से कैलकुलेट कर लिया। अब सोचो बच्चों, 2 लाख रुपीस, 10 लाख रुपीस में 2 लाख अलग हो गया तो बचा कितना? 8 लाख। यानी अब हम 8 लाख पे टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। यही मैंने लिखा, टैक्स ऑन बैलेंस। ये जो 8 लाख रुपए हमारा बच जाएगा, मतलब एक एग्जांपल समझो बच्चों, मैंने 10 लाख का एक एग्जांपल ले लिया, तो ये जो 8 लाख रुपीस बच जाएगा हमारा, इस पर हम स्लैब रेट अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? स्लैब रेट अप्लाई कर देंगे। ओके सर, उसके बाद आपने लिखा है सरचार्ज। ओके सर, ये क्यों लिखा है? देखो बच्चों, एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा जब हम अर्न करते हैं, अगर 50 लाख से ज्यादा हम इनकम अर्न करते हैं तो उस पर भी हमें एक टैक्स देना होता है, एडिशनल टैक्स देना होता है, जिसे हम सरचार्ज कहते हैं। सर क्या ये टॉपिक हमें अभी पढ़ना है? नहीं बच्चों, इस टॉपिक को हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि मैं आपको फॉर्मेट बता रहा था तो मैंने यहां पर रख दिया। अच्छा, एसएससी को रिबेट भी मिलता है, उस पर भी हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। फिर मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है सर? बच्चों ये एक तरह का रिलीफ है जो इनकम टैक्स देगी। क्या होता है बच्चों, कभी कभी पता चलता है कि इनकम से ज्यादा टैक्स लग जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है। तो तुम पेशेंस रखो, मैं आगे तो बताऊंगा ही। उसके बाद हम हेल्थ और एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे। अगर टीडीएस पहले से कोई लगा है वो लेस कर देंगे, तो जो फाइनल अमाउंट बचेगा वो क्या कहलाएगा? टैक्स लायबिलिटी। ओके, ये कहलाएगा टैक्स लायबिलिटी। तो आप पहले इतना नोट डाउन करो। अब इसके बाद जो टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं वो है स्पेशल इनकम। मतलब सर इस पर टैक्स लगने का प्रोसेस क्या है? स्पेशल इनकम पर स्पेशल टैक्स लगता है, तो वो क्या है, किस तरीके से लगेगा, कितना लगेगा, वो मैं आपको भी बताता हूं। ओके चलो, तो बच्चों अभी हम लोगों ने जस्ट क्या सीखा? हम लोगों ने फॉर्मेट समझा, लेकिन अभी तक हम आपसे बार बार डिस्कशन कर रहे थे कि स्पेशल टैक्स रेट लगेगा। देखिए ये इनकम बच्चों बार बार तो होता नहीं है। देखिए नॉर्मल नहीं है ना बच्चों, सैलरी जैसा इनकम नहीं है ना कि बार बार रेगुलर हो रहा है। सैलरी का इनकम तो है नहीं कि जिस तरह से सैलरी रेगुलर आता है, सैलरी बार बार आता है, हाउस से बार बार रेंट आता है, वैसा ये नहीं है बच्चों। ये स्पेशल है, ओकेजनली होता है, सिंपल सी बात है। तो देखिए स्पेशल रेट स्पेशल इनकम पर लगेगा। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं बच्चों, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब आप स्लैब रेट के बारे में पढ़ते हैं, देखिए अभी जस्ट आपने क्लास में पढ़ा स्लैब रेट, पढ़ा। स्लैब रेट को कौन प्रोवाइड करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस एक्ट है ना, फाइनेंस एक्ट, ओल्ड रिजिम 2022 के अकॉर्डिंगली फाइनेंस एक्ट ने दिया। लेकिन जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स होता है उसको इनकम टैक्स प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करती है? इनकम टैक्स। चलो तो हम इस चीज को हाईलाइट कर दे रहे हैं, जरा आप ध्यान से देखिएगा। इसे कौन प्रोवाइड करती है? तो इसे इनकम टैक्स प्रोवाइड करती है। चलिए यहां तक आपको समझ में आया? हाँ जी सर, ये तो बिल्कुल क्लियर है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा सर ये लॉन्ग टर्म क्या है? देखो बच्चों, एक्चुअली जब हम किसी प्रॉपर्टी को बेचते हैं ना, घर है, जमीन है, ज्वेलरी है, तो इस तरह के एसेट्स पर हमें प्रोवाइड किया जाता है गेन, जिसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। अच्छा सर एक बात बताइए, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि लॉन्ग टर्म कितना, शॉर्ट टर्म कितना? देखिए बच्चों,
ये डिपेंड करता है पोहा पर, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स, कि किसी भी एसेट्स को कितना दिन होल्ड किया गया है, कितना दिन रखा गया है। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको कैपिटल गेन चैप्टर में बताऊंगा, वो चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो अभी सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन करना हमारा बेसिक मुद्दा है, तो प्लीज आप अभी उस पर मत जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम आगे आपको समझाएंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा? तो भैया 20%। अच्छा सर, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो रेट है किस सेक्शन में बताया गया है? तो सेक्शन 112, सेक्शन 112 में। उसके बाद बच्चों एक और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 112A, मतलब सेक्शन 112A। इस पर बच्चों 10% लगेगा। कितना लगेगा? 10% लगेगा। सर क्या इस पर 10% टैक्स लगेगा? हाँ जी बच्चों, बिल्कुल इस पर 10% टैक्स लगता है। अच्छा सर एक बात बताइए, आपने लिखा बियॉन्ड 1 लाख, 1 लाख के बियॉन्ड, ये क्या मैटर है? सुनिए बच्चों, अगर आपने 1 लाख रुपए तक, 1 लाख तक कैपिटल गेन कमाया है सेक्शन 112 में, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मैंने क्या लिखा? बियॉन्ड 1 लाख, यानी 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 1 लाख से ज्यादा सेक्शन 112A कहता है इस पर 10% टैक्स लगेगा। अच्छा सर आप कह रहे हैं कि डिटेल में बताइएगा नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन अभी थोड़ा सा एटलीस्ट समझा दीजिए। हाँ जी बच्चों, मैं आपको बिल्कुल समझाना चाहता हूं, सुनिए। ये रिलेटेड है टॉपिक शेयर्स से। किससे है बच्चों? शेयर्स। ओके, जब आप किसी शेयर्स को होल्ड करते हैं, मतलब खरीदने और बेचने के समय का अगर 12 महीने से ज्यादा का गैप होता है तो उसे लॉन्ग टर्म कहते हैं। समझ रहे हो? तो सेक्शन 112A कहता है, 112A कहता है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ज्यादा है तो 10% टैक्स लगेगा, और अगर कम है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सिंपल। अच्छा सर ये एसटीटी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। समझे बच्चों, स्टॉक एक्सचेंज में जब डीलिंग होती है, स्टॉक एक्सचेंज में जब डील किया जाता है तो इस पर टैक्स लगता है, जिसे हम कहते हैं एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब आते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर। अच्छा सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब, देखो बच्चों अभी ना आप मोटा मोटी समझो टैक्स कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी शेयर्स को होल्ड करते हैं और उसे 12 महीना के अंदर बेच देते हैं, मतलब खरीदने और बेचने के बीच जो टाइम पीरियड है वो 12 महीने से कम का है, और उस शेयर्स पर अगर हम एसटीटी पे कर देंगे, क्या पे करेंगे? एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो स्टॉक एक्सचेंज में लगता है, तो ऐसे केस में हमें कितना परसेंट टैक्स पे करना होगा? 15%। सर आप लिख रहे हो कि कैजुअल इनकम पर 30%। सर ये कैजुअल इनकम क्या है? बच्चों वैसा हर एक इनकम जो तकदीर से जीती जाती है, जैसे लॉटरी, कार्ड गेम, ताश। कौन बनेगा करोड़पति? समझ रहे हो? आपको क्या लगता है आप कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ जब कोई जीत कर आता है उसे इतना पैसा मिलता है क्या? नहीं, 30% उस पर टैक्स लग जाएगा। समझे? 30% तो मोटा मोटी टैक्स लग जाता है। एजुकेशन सेस तो अलग है, वो तो है ही अलग। आगे चले, चलो। तो सर हॉर्स रेस, रुकिए लिख देता हूं, कार्ड गेम, हॉर्स रेस, तो कार्ड गेम हो गया, हॉर्स रेस हो गया, क्रॉसवर्ड पजल हो गया, इस तरह के जितने भी इनकम होते हैं बच्चों, इस पर फ्लैट 30% टैक्स लगता है।
कितना लगता है? फ्लैट 30% टैक्स लगता है। तो सर ये स्पेशल इनकम हो गया? हाँ बच्चों, इस तरह की इनकम स्पेशल हो गए, इसलिए इस पर जो टैक्स भी लगेंगे वो भी क्या होगा? स्पेशल होगा, क्योंकि ये रोज रोज तो दर्शन नहीं देता ना, इसीलिए। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आइए, थोड़ा सा आपके समझने के लिए शॉर्ट में हमने लिख दिया है। सेक्शन 112A जो आप अभी देख रहे थे, 112A, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये सेक्शन किस लिए बनाया गया है? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए सेक्शन को डिजाइन की गई है। कहता है कि कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स, या तो इक्विटी शेयर से आया हो या इक्विटी ओरिएंटेड फंड से आया हो। और ये जो इक्विटी शेयर्स हैं या इक्विटी ओरिएंटेड फंड हैं, ये सब के सब क्या होने चाहिए? लिस्टेड शेयर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लिस्टेड शेयर्स। और जब इन सब लिस्टेड शेयर्स पर आप क्या पे कर देते हो? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हो, समझे? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर देते हो, तो इस पर कितना टैक्स लग जाता है? 10%। लेकिन अगर 1 लाख रुपया से कम का कैपिटल गेन है, एग्जेम्प्ट। याद रखिएगा बच्चों, देखिए मैंने आपको यहां लिखा भी था, इसीलिए तो लिखा था बच्चों, ताकि तुम समझ पाओ। बियॉन्ड 1 लाख, देखो हाईलाइट करो इसको, निकालो जल्दी से हाइलाइटर, अपने कॉपी पर हाईलाइट करो। बियॉन्ड 1 लाख यानी 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है, उसके बाद टैक्सेबल है। ओके, चलो देखिए, एक बात और मैंने वहां लिखा है आपके समझने के लिए। इनकम जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है ना, वो कब लगता है? स्टॉक एक्सचेंज जब वो रजिस्टर्ड होती है, लिस्टेड होती है, तो स्टॉक एक्सचेंज उस पर चार्ज करती है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, स्पेशल इनकम पर स्पेशल तरीके से आपको टैक्स लगाना है। ओके, चलिए अब कैपिटल गेन पे थोड़ा सा आपको शॉर्ट में एक ब्रीफ चार्ट बनाया है मैंने, ताकि आपको एज अ स्टूडेंट तुरंत ये बात समझ में आ जाए। देखो बच्चों, एकदम से ध्यान से समझना, शांति से। जो टैक्स रेट है मैंने 2 तरह से आपको बताया। एक कैपिटल गेन अगर है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक हो गया हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। LTCG का फुल फॉर्म होता है बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, STCG का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 का है, तो इस पर सीधे 20% टैक्स लगता है, एकदम फ्लैट, कोई मर्जी नहीं। लेकिन अगर ये सेक्शन 112A का है, तो अप टू 1 लाख, 1 लाख तक हमें 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन 1 लाख से ज्यादा जैसे ही होगा, मोर देन 1 लाख, हाँ हमें 10% टैक्स पे करना है। मोर देन 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा पे हमें 10% टैक्स पे करना है। अब देखिए बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 तरह का है। एक सेक्शन 11A मतलब 111A, इस पर 15% आपको टैक्स पे करना है। लेकिन अगर अदर देन 11A है, मतलब कोई और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो उसे हम नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानते हैं। देखो बच्चों, हाँ अदर देन मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन सेक्शन 11A का है, तो उसे बच्चों नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रीट करना, मतलब एक नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट करना, समझे? नॉर्मल इनकम की तरह, और उस पर सिंपल टैक्सेबल करना उसे स्लैब रेट के जैसा। कैसे टैक्सेबल करना? स्लैब रेट के जैसा। अब तुम सोच रहे होगे कि स्लैब रेट क्या है? अभी तो मैंने आपको इंट्रो में पढ़ाया, अभी इस लेक्चर के स्टार्टिंग में हम आपको स्लैब रेट ही तो बता रहे थे। बस ये एकदम ब्रीफ चार्ट था आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो बच्चों, इसको आपने लिख लिया,
बस एक चीज का हमेशा याद रखिएगा कि ये जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म है ये डिपेंड करता है पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स पर, मतलब किसी भी कैपिटल एसेट्स को कब खरीदा गया और कब बेचा गया। लेकिन बच्चों आप पैनिक मत हो, कैपिटल गेन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में हम आपको बताएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को ये डिस्कशन करना है कि किस तरीके से स्लैब रेट का हम एप्लीकेबल करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू एवरीवन।